कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आर्यवीर की काली चमचमाती कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तेज उसके दिमाग में सवाल दौड़ रहे थे और उसके दिल की धड़कनें स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां कसती जा रही थी। अवनी को घर छोड़ने के बाद भी उसके शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो। उसने झुझला कर स्टीयरिंग पर हाथ मारा और एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। कुछ ही देर बाद उसकी कार खुराना ग्रुप के विशाल हेड ऑफिस के सामने आकर रुकी। आर्यवीर तेज कदमों से अपने केबिन की तरफ बढ़ा। पूरे रास्ते उसके चेहरे पर वो बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी जो सुबह से उसके साथ चल रही थी। रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारी उसे देखकर तुरंत खड़े हो गए, लेकिन आज उसने किसी की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात में उलझा हुआ था। आखिर पार्टी में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अवनी उसके सामने खड़े होकर इस रिश्ते से आज़ादी मांग रही थी। लेकिन केबिन में पहुंचते ही उसने अपना कोट कुर्सी पर फेंका और टेबल के सामने खड़ा होकर दोनों हाथ कमर पर रख लिए। उसकी सांसें भारी चल रही थी। उसने जेब से फ़ोन निकाला और तुरंत आदित्य का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ आदित्य भी अपने घर से निकल चुका था। वो गाड़ी चलाते हुए लगातार पिछली रात के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। आर्यवीर का अचानक गायब होना, फिर उस कमरे में मिलना, सलोनी की बातें, अवनी का विश्वास और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर आर्यवीर का नाम चमका। आदित्य ने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। कहाँ है तू? उधर से आर्यवीर की बेचैनी भरी आवाज़ आई। बस निकल चुका हूँ भाई, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, आदित्य ने जवाब दिया। जल्दी आ, आर्यवीर ने लगभग आदेश देने वाले लहजे में कहा। इतनी भी क्या आफत आ गई? आदित्य ने हल्का सा मजाक करना चाहा, लेकिन अगले ही पल आर्यवीर की खामोशी ने उसे रोक दिया। बस जल्दी आ, इतना कहकर आर्यवीर ने फ़ोन काट दिया। आदित्य ने लंबी सांस छोड़ी और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इधर फ़ोन रखते ही आर्यवीर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और सिर पीछे टिकाकर बैठ गया। अवनी का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। मुझे आज़ाद कर दो इस रिश्ते थे। उसके कानों में फिर वही शब्द गूंजे। उसकी मुट्ठियाँ अपने आप भींच गई। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि अवनी इतनी टूट गई थी? इतनी कमज़ोर तो वो नहीं है। उसने आंखें खोली और सामने टेबल पर पड़े ग्लास को उठाकर एक ही सांस में पानी पी गया। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कम इन, उसने बिना देखे कहा। उसे लगा आदित्य आ गया होगा। दरवाज़ा खुला और अंदर समीर आया। सर, समीर कुछ कहने ही वाला था कि आर्यवीर ने उसे आदित्य समझकर बिना ऊपर देखे कहा, आ गया तू, बैठ। लेकिन जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने सिर उठाया। सामने समीर खड़ा था। आर्यवीर की भौहें सिकुड़ गई। क्या है? उसने चिड़चिड़े स्वर में पूछा। सर, एक बहुत ज़रूरी, समीर ने कहना शुरू ही किया था कि आर्यवीर ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। लेकिन सर, आई सेड कैंसिल एवरीथिंग। आर्यवीर की आवाज़ अचानक ऊंची हो गई। समीर घबरा गया। सर, क्लाइंट बाहर। तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो समीर। अगर इतना भी नहीं संभल रहा है तुमसे तो अपना इस्तीफा दे दो। उसके शब्द इतने कठोर थे कि समीर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। तभी दरवाज़ा फिर से दोबारा खुला और आदित्य अंदर आया। उसने एक नज़र समीर पर डाली और फिर आर्यवीर की तरफ देखा। बस एक नज़र में ही वो समझ गया कि मामला कितना बिगड़ा हुआ है। आदित्य समीर के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम ऐसा करो, आज की मीटिंग फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दो। जो बहुत ज़रूरी हो उनकी फ़ाइल मेरे पास भेज देना, बाद में देख लेंगे। समीर ने राहत की सांस ली। जी सर। वो जल्दी से सिर हिलाकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही आदित्य ने दोनों हाथ कमर पर रखे और आर्यवीर को घूरने लगा। इतना हाइपर क्यों हो रहा है तू? वो उसकी टेबल के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला। जो बात आराम से भी कही जा सकती थी, उसके लिए बेचारे की नौकरी खाने पर क्यों तुला हुआ था? आर्यवीर ने कोई जवाब नहीं दिया।
कुछ सेकंड तक वो खिड़की के बाहर देखता रहा, फिर अचानक उसने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ये सब छोड़, उसकी आवाज़ भारी हो गई। तू मुझे ये बता, पार्टी में कल रात क्या हुआ था? आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। वो कुछ पल तक चुप बैठा रहा, फिर उसने ध्यान से आर्यवीर की तरफ देखा। तुझे सच में कुछ याद नहीं? उसने धीरे से पूछा। अगर याद होता तो तुझसे क्यों पूछता यार? आर्यवीर झल्लाकर बोला। मुझे बस इतना याद है कि मैं पार्टी में था, फिर मेरा फ़ोन आया और फिर वेटर ने मुझे जूस दिया। फिर सलोनी मेरे पास आई थी। उसके बाद सब कुछ धुंधला है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बीच की पूरी रात मेरे दिमाग से निकाल कर फेंक दी हो। आदित्य कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसने लंबी सांस छोड़ी। मतलब भाभी ने भी तुझे कुछ नहीं बताया? नहीं, आर्यवीर ने सिर हिलाया। और यही बात मुझे खाए जा रही है। सुबह से अवनी का व्यवहार भी अजीब है। पहले वो घर छोड़कर चली गई, फिर आज वो रुक गया। उसने क्या? आदित्य ने पूछा। आर्यवीर की मुट्ठियां अपने आप भींच गई। उसने मुझसे इस रिश्ते से आज़ादी मांगी है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ठीक सब हो रहा था, लेकिन अचानक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सुनते ही आदित्य कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। क्या? वह अविश्वास से बोला। हाँ, आर्यवीर ने थकी हुई आवाज़ में कहा। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि वो यहाँ तक पहुँच गई। आदित्य कुछ पल तक चुप बैठा रहा। उसने आर्यवीर के चेहरे की तरफ देखा। सामने बैठा आदमी बाहर से जितना मजबूत दिखता था, इस वक्त अंदर से उतना ही बेचैन नजर आ रहा था। आखिर उसने लंबी सांस ली और बोला, ठीक है सुन। आर्यवीर ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। उसकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर कस चुकी थी। आदित्य धीरे धीरे पिछली रात की सारी बातें बताने लगा। कैसे वो फ़ोन पर बात करते हुए सबसे अलग चला गया था, कैसे काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आया, कैसे सबसे पहले मजाक में आवाज़ें लगाई और फिर धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी, कैसे उसका फ़ोन बंद आने लगा, कैसे सबने पूरा होटल छान मारा था। आर्यवीर बस चुपचाप सुनता रहा। फिर आदित्य ने आगे कहा, उसके बाद हमें एक वेटर से पता चला कि तुझे आखिरी बार पीछे वाले कॉरिडोर की तरफ जाते देखा गया था। भाभी सबसे ज़्यादा परेशान थी, बाहर से खुद को संभाल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में दिख रहा था साफ कि वो डर गई थी। आर्यवीर की नज़रें झुक गई। आदित्य ने अपना फ़ोन निकाला। कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा, फिर उसने फ़ोन आर्यवीर की तरफ बढ़ा दिया। और फिर हमने ये देखा। आर्यवीर ने फ़ोन हाथ में लिया। स्क्रीन पर सलोनी और उसकी कुछ तस्वीरें थी। तस्वीरों का एंगल ऐसा था कि देखने वाला पहली नज़र में गलत ही समझे। एक तस्वीर में सलोनी उसके बेहद करीब दिखाई दे रही थी, दूसरी में ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच ज़्यादा नज़दीकियाँ हों। ये वही फ़ोटो था जो सलोनी ने लिया था और आदित्य ने सलोनी के फ़ोन से वो फ़ोटो देखने के साथ ही धीरे से खुद के फ़ोन में सेंड भी कर लिया था। आर्यवीर की भौहें सिकुड़ गई। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। ये क्या है? उसकी आवाज़ भारी हो गई। यही तो वो खेल था, आदित्य बोला। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? तेरे चेहरे पर होश था, लेकिन तू ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे तुझे आसपास क्या हो रहा है इसका अंदाज़ा ही नहीं। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि तुझे कोई ऐसी दवा दी गई है जिसकी वजह से तू देखने में सामान्य लग रहा है, लेकिन पूरी तरह परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा था। आर्यवीर की पकड़ फ़ोन पर और मजबूत हो गई। उसकी आंखों के सामने पिछली रात की धुंधली यादें कुछ घूमने लगीं। सलोनी, कॉरिडोर, चक्कर, फिर कुछ भी साफ नहीं। आदित्य आगे बोला। उसके बाद सलोनी ने सबके सामने नाटक शुरू किया। उसने ये दिखाने की कोशिश की कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा था। उसने भाभी के सामने ऐसी ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर कोई भी टूट जाए। आर्यवीर का गला सूखने लगा। क्या कहा उसने? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, उसने कहा कि तू अपनी शादी से खुश नहीं है। उसने कहा कि तू भाभी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। उसने कहा कि तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ समझौते का है, और ये भी कहा कि तू उसके साथ खुश रहना चाहता है। अगले ही पल आर्यवीर कुर्सी से आधा उठ खड़ा हुआ। बकवास, उसके मुंह से निकला। मुझे पता है बकवास थी, आदित्य ने शांत स्वर में कहा, लेकिन सुन तो ले पूरी बात। आर्यवीर वापस बैठ गया, लेकिन उसकी सांसें तेज हो चुकी थी।
आदित्य की आवाज़ अब गंभीर थी। सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि सलोनी क्या बोल रही थी, सबसे बड़ी बात ये थी कि भाभी क्या कर रही थी। यार, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखता तो यकीन नहीं करता। वो कल तेरे लिए पूरे कमरे के सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो गई थी। उसने एक बार भी तुझ पर शक नहीं किया, एक बार भी नहीं। आर्यवीर की आंखें धीरे धीरे भरने लगी। आदित्य बोलता गया, तस्वीरें सामने थी, सलोनी सामने थी, हालात तेरे खिलाफ थे, लेकिन फिर भी भाभी ने कहा कि वो अपने पति को जानती हैं। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया का हर इंसान भी तेरे खिलाफ खड़ा हो जाए तो भी उन्हें तेरे ऊपर भरोसा रहेगा। उन्होंने सलोनी को वही जवाब दिया, ऐसा जवाब कि पूरे कमरे में कोई कुछ नहीं बोल पाया। आर्यवीर अब पूरी तरह खामोश था। उसके सीने में कुछ भारी सा जमा होने लगा था। आदित्य ने आके कहा, लेकिन यार, एक बात ने उन्हें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई। आर्यवीर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। क्या? आदित्य ने लंबी सांस छोड़ी। सलोनी ने तेरी और भाभी की शादी पर सवाल उठाया। उसने कहा कि ये रिश्ता ज़बरदस्ती का है। उसने कहा कि विक्रम अंकल ने भी कभी उन्हें बहू नहीं माना। उसने तेरे घर की सारी कड़वाहट, सारी पुरानी बातें, तेरी ज़बरदस्ती वाली शादी, सब कुछ सबके सामने उठा दिया। यह सुनते ही आर्यवीर की आंखें फैल गई, गुस्से में उसके हाथ कस गए। और मुझे लगता है, आदित्य धीरे से बोला, यही बात भाभी को सबसे ज़्यादा लगी। तेरे और सलोनी की तस्वीरों से ज़्यादा दर्द उन्हें इस बात का हुआ कि किसी ने उनके रिश्ते की इज्जत पर सवाल उठाया। क्योंकि जब वो वहाँ खड़ी थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ अपने पति का नहीं, अपने पूरे रिश्ते का बचाव कर रही हूँ। अब आर्यवीर की आंखों में नमी साफ दिखाई देने लगी थी। उसे अचानक याद आया अवनी का आज गाड़ी में कहना, मैं थक गई हूँ, मुझे सुकून चाहिए, मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दीजिए। उस समय उसे लगा था कि शायद वो सिर्फ गुस्से में बोल रही है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि उसके शब्दों के पीछे कितना दर्द छिपा था। आदित्य ने धीरे से कहा, तुझे पता है, कल रात अगर भाभी चाहती तो सब खत्म हो सकता था। कोई भी उनकी जगह होता तो शायद तेरे ऊपर शक कर लेता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सबके सामने तेरे लिए लड़ाई लड़ी और आज तू बता रहा है कि वो तुझसे इस रिश्ते से आज़ादी मांग रही थी। समझ रहा है इसका मतलब? आर्यवीर की नज़रें सुनने में टिक गई। उसके कानों में सिर्फ अवनी की आवाज़ गूंज रही थी। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे आप अपने पास रोक कर रखना चाहते थे। मेरे भी सपने थे। अगले ही पल उसके हाथ से फ़ोन धीरे से नीचे टेबल पर छूट गया। वो कुर्सी पर धम से बैठ गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस दर्द को वो अब तक समझ ही नहीं पाया था, अवनी उसे अकेले सहती रही थी। और शायद पहली बार आर्यवीर सिंह खुराना को अपने ही किए हुए फैसलों का बोझ सच में महसूस हो रहा था। आदित्य कुछ देर तक चुपचाप आर्यवीर को देखता रहा। उसके सामने बैठा हुआ उसका वही दोस्त था जिसे पूरी दुनिया आर्यवीर सिंह खुराना के नाम से जानती थी। एक ऐसा आदमी जो करोड़ों के फैसले पलक झपकते ले लेता था, जो किसी भी मुश्किल के सामने झुकना नहीं जानता था। लेकिन आज पहली बार वो अंदर से टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। आदित्य ने धीरे से कुर्सी पर अपनी पीठ टिकाई और बोला, जानता है यार, जब तूने शादी का फैसला किया था ना, तब भी मैंने तुझे समझाया था। मैंने कहा था कि कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं चलता। अगर तेरे दिल में उस लड़की की छवि बस गई है जिसने तुझे थप्पड़ मारा था, जिसने तेरे सामने खड़े होकर तेरी आंखों में आंखें डालकर बात की थी, तो उससे प्यार से डील कर। लेकिन नहीं, तुझे तो हमेशा सब कुछ अपने तरीके से चाहिए था। तू चाहता था कि वो तेरे सामने रहे, तेरे साथ रहे, तेरी ज़िंदगी में रहे। लेकिन तू ये भूल गया कि इंसान को बांधा जा सकता है, उसके दिल को नहीं। आर्यवीर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसकी नज़रें सामने रखी टेबल पर जमी थी। आदित्य आगे बोला, लेकिन एक बात मैं आज भी पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, तू भाभी को पसंद करता है, शायद जितना खुद सोचता है उससे भी ज़्यादा। और ये बात भी सच है कि तू इस रिश्ते को निभाना चाहता है, वरना कल जो हुआ उसके बाद तू यहाँ बैठकर खुद को कोस नहीं रहा होता, इतना बेचैन, इतना परेशान नहीं होता। तू परेशान इसलिए है क्योंकि पहली बार तुझे डर लग रहा है कि कहीं तू उन्हें खो ना दे। आर्यवीर की पलकों पर नमी उतर आई। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसके सामने अवनी का चेहरा घूम गया। उसकी भरी हुई आंखें, उसका टूटना, उसका कहना कि उसे सिर्फ सुकून चाहिए।
आदित्य ने आके झुककर उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरे दोस्त, अभी भी देर नहीं हुई है। भगवान ने तुझे एक मौका दिया है। भाभी ने तुझ पर भरोसा किया है, जबकि उनके पास तुझ पर शक करने की 1000 वजहें थी। अब ये तेरे ऊपर है कि तू उस भरोसे को जीतता है या खो देता है। अगर सच में इस रिश्ते को निभाना चाहता है तो अपनी पूरी जान लगा दे। मैं भाभी को जितना जान पाया हूँ वो बहुत अच्छी हैं। हाँ, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका दिल भी टूटा हुआ है। तूने ज़बरदस्ती शादी की है तो तुझे इस रिश्ते को लेकर उनके मन में विश्वास जगाना पड़ेगा। ये भी बताना पड़ेगा कि तू उनसे बहुत बहुत प्यार करता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर तू सच्चे दिल से कोशिश करेगा तो एक दिन ज़रूर सफल होगा। यह सुनकर आर्यवीर की आंखों की नमी आखिर बाहर आ ही गई। उसने धीरे से सिर झुका लिया। मैं उसका सामना कैसे करूँगा आदि? उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैं क्या कहूँगा उससे? इतने सब के बाद मैं कैसे उसकी आंखों में देख पाऊँगा? उसने मेरे लिए सबके सामने खड़े होकर लड़ाई लड़ी और मैं तो ये भी नहीं जानता था कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। आदित्य तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों से आर्यवीर के कंधे पकड़ लिए। ओए, उसने हल्का सा झटका देते हुए कहा। मेरा शेर कब से हार मानने लगा? तू वही आदमी है ना जिसने जीरो से साम्राज्य खड़ा किया, जिसने हर मुश्किल को ठोकर मारकर आगे बढ़ना सीखा और आज एक लड़की के प्यार को जीतने से डर रहा है। आर्यवीर उसकी तरफ देखने लगा। आदित्य मुस्कुराया। याद रख, बिजनेस में पैसा कमाना आसान है, किसी का विश्वास जीतना मुश्किल, लेकिन अगर कोई ये कर सकता है तो वो तू ही है मेरे शेर। इसलिए ये मैं नहीं कर पाऊंगा वाला डायलॉग अपने दिमाग से निकाल दे। तू सब कुछ कर सकता है, समझा? सब कुछ। कुछ सेकंड तक दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यवीर ने लंबी सांस ली और अपनी आंखों की नमी पोंछ डाली। उसके चेहरे पर धीरे धीरे वही पुरानी दृढ़ता लौटने लगी। फिर अचानक उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उतर आई। वो सीधा होकर बैठ गया, लेकिन उससे पहले उसकी आवाज़ अब पहले जैसी ठंडी और खतरनाक हो चुकी थी। इस पूरे तमाशे की जड़ को सबक सिखाना ज़रूरी है। आदित्य समझ गया कि वो बात किसकी हो रही है, सलोनी की। आर्यवीर ने सिर हिलाया। उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? उसने सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश नहीं की, उसने मेरे रिश्ते पर हाथ डाला है, मेरी पत्नी की इज्जत पर सवाल उठाए हैं और इस बात की कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया। नमिता को कॉल लगा। आदित्य ने बिना कुछ कहे फ़ोन मिलाया। कुछ सेकंड बाद कॉल रिसीव हुई। हाँ नमिता, सलोनी कहाँ है? आदित्य ने सीधे पूछा। उधर से कुछ जवाब आया। फिर आदित्य बोला, पक्का? कुछ और सुनने के बाद उसने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। नमिता की आवाज़ आई। हाँ पक्का है, अभी थोड़ी देर पहले उसकी इंस्टा स्टोरी देखी थी। वो अपने दोस्तों के साथ ब्लू वेलवेट लाउंज में है, वही नया प्रीमियम क्लब जो साउथ सिटी में खुला है, शायद वहीं पार्टी कर रही है। आर्यवीर की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक उतर आई। उसने धीरे से फ़ोन नीचे रखा। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना कोट ठीक किया, कलाई पर घड़ी बांधी और पूरी गंभीरता के साथ आदित्य के पास आया। यहाँ का काम थोड़ी देर संभाल ले, उसने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि जब तक मैं सलोनी सिंघानिया को उसकी औकात याद नहीं दिला देता तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला। आदित्य उसके चेहरे को देखता रह गया। अभी कुछ मिनट पहले जो आदमी अपराध बोध में डूबा हुआ बैठा था, उसकी जगह अब वही पुराना आर्यवीर सिंह खुराना खड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसकी लड़ाई किसी बिजनेस डील के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्ते की इज्जत के लिए थी। आर्यवीर बिना एक शब्द और कहे केबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसके कदम तेज थे, जबड़ा कसा हुआ था और आंखों में ऐसा संकल्प था जो साफ बता रहा था कि अब आगे आने वाला तूफान सीधे सलोनी की तरफ बढ़ चुका है। ब्लू वेलवेट लाउंज की चमचमाती रोशनी, तेज म्यूजिक और हंसी मजाक के बीच सलोनी अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था और चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान। वो बार बार अपना फ़ोन निकालकर तस्वीरें देख रही थी और फिर अपने दोस्तों को दिखाकर मुस्कुरा देती थी। मैंने कहा था ना, उसने बाल पीछे करते हुए कहा। आर्यवीर सिंह खुराना आखिर मेरे पास वापस आएगा ही।
उसकी शादी तो बस एक मजबूरी थी, उसके परिवार वालों ने ज़बरदस्ती कराई थी। दिल से वो हमेशा मुझे ही चाहता था। उसकी एक दोस्त उत्सुकता से बोली, सच में? लेकिन वो तो अपनी पत्नी के साथ दिखाई देता है। सलोनी हंस पड़ी। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बिजनेस फैमिली है, इमेज भी तो मेंटेन करनी होती है। उसने खुद कहा था कि वो उस रिश्ते से खुश नहीं है। देखना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तलाक होगा। और फिर वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक उसके पीछे से एक ठंडी आवाज़ गूंजी, अकेली अकेली क्या कर रही हो स्वीटहार्ट? आवाज़ सुनते ही उसकी मुस्कान जम गई। पूरा ग्रुप पलटकर देखने लगा। कुछ कदम दूर आर्यवीर खड़ा था, काले सूट में, सख्त चेहरे के साथ। उसकी आंखों में ऐसा ठंडा गुस्सा था कि आसपास खड़े लोगों की बातें तक रुक गई। सलोनी एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए मुस्कुरा दी। आर्य, तुम आ गए। वो अपनी सीट से उठी और उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आर्यवीर वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मुझे तो आना ही था। आर्यवीर की बात सुनकर सलोनी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो जल्दी से आगे बढ़कर उसके पास पहुंचकर उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोली, बिल्कुल तुम मेरे लिए ही बने हो। कभी खुद को आईने में देखा है तुमने? कितने हैंडसम, सेक्सी, स्मार्ट एंड रिच हो। एक ऐसा लड़का जिस पर मुंबई की हर एक लड़की फिदा हो। और कहाँ वो मिडिल क्लास लड़की औनी। पता नहीं क्या सोचकर तुमने उससे शादी कर ली। बट आई हेट हर। ना ही उसमें कोई क्लास है और ना ही शक्ल सूरत। अगर तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई लड़की बनी है तो वो है सिर्फ सलोनी सिंघानिया। आर्यवीर थोड़ा उसके करीब आया और बोला, बिल्कुल तुम ही मेरे साथ फिट बैठ सकती हो, लेकिन कल तुमने जो अवनी के साथ पार्टी में किया उसका भी इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। उसने सलोनी के गालों को छूते हुए एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। सलोनी को तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी। क्लब में सभी की नज़रें उन दोनों की तरफ ही चली गई। सलोनी गुस्से से अपनी नज़र आर्यवीर की तरफ उठाने ही वाली थी कि एक जोरदार दूसरा थप्पड़ भी सलोनी के दूसरे गाल पर लग गया और सलोनी नीचे गिर गई। सलोनी की आंखें आंसुओं से भरी हुई, गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो आर्यवीर की तरफ अपनी जलती हुई नज़रों से देखने लगी। आर्यवीर अपने घुटने के बल उसके करीब बैठा और उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भरकर पीछे की तरफ खींचते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने किया। सलोनी दर्द से तिलमिला उठी। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं किसी का भी किया उधार नहीं रखता। मैं किसी भी दवाई के नशे में ज़रूर हो सकता हूँ, लेकिन बेगैरत और बद किरदार नहीं। सलोनी उसके यूं बोलने से हैरान रह गई। कोई भी नशा इतना हावी नहीं हो सकता कि आर्यवीर सिंह खुराना के सिर पर चढ़ सके। कोई नशा भी उसे अपने नशे में चूर तभी कर सकता है जब आर्यवीर सिंह खुराना चाहें। पर गलती तुम्हारी नहीं है। अब आर्यवीर सिंह खुराना अगर हज़ारों की ख्वाहिश है तो लोग उस ख्वाहिश को पूरा करने के ये फालतू तरीके तो अपनाएंगे ही। पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्यवीर सिंह खुराना दुनिया को अपनी जूती पर रखने का दम रखता है। तो क्या वो तुम्हारी ये छोटी सी चालाकी नहीं समझ पाएगा? तुम जैसी दोस्ती की आड़ में छिपे दुश्मनों से रोज पाला पड़ता है मेरा। गलती मेरी है। मैंने तुम जैसी गिरी हुई लड़की से दोस्ती की और तुम पर भरोसा किया। सलोनी गुस्से में आग बबूला हो गई। अपनी बेइज्जती होते देख उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। दुश्मन नहीं हो तुम्हारी, प्यार करती हूँ तुमसे और मेरे लिए प्यार और जंग में सब जायज़ है। उसने चीखते हुए कहा, अगर प्यार होता तो मेरे साथ वो घटिया हरकत किया उसका ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आता। आर्यवीर अब उसे गुस्से में घूरते हुए बोला। वो उसके करीब आई और उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए बोली, आई लव यू डैम इट। तुम्हें समझ में नहीं आता कितना चाहती हूँ मैं तुम्हें, कितना प्यार करती हूँ तुमसे, कैसे तड़प रही हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन तुमने मुझे छोड़कर उस मिडिल क्लास लड़की औनी से शादी कर ली। क्या कमी है? हाँ, मुझ में बताओ, क्या कमी है मुझ में? वो सब कुछ है जो किसी भी लड़के के लिए पाना एक ख्वाब से कम नहीं होता। उसने उसे शर्ट से पकड़कर खींचते हुए ही कहा। वो बोलते वक्त कांप रही थी। प्यार? हाँ, प्यार मतलब भी तुम जानती हो प्यार का? आर्यवीर ने हंसते हुए उससे पूछा और फिर अगले ही पल गंभीर होते हुए बोला, जबरदस्ती किसी के जिस्म को पाना प्यार नहीं होता। प्यार वो है जो मैं अपनी बीवी से करता हूँ।
बिना किसी उम्मीद और अपेक्षा के। हमारा रिश्ता जैसा भी है सिर्फ और सिर्फ हमारा है, उसमें किसी और को बोलने का कोई भी हक मैं कभी नहीं दूंगा। ये बात तुम अच्छे से याद रखना। और मेरी बीवी के बारे में कुछ गलत या सही बोलने से पहले 2 बार ज़रूर सोच लेना, क्योंकि मैं किसी को बार बार मौका नहीं देता अपनी गलती सुधारने का। चाहता तो जिस दिन रिसेप्शन में तुमने वो सारी बातें आदित्य से कही थी उसी दिन तुम्हारा ये खेल खत्म कर सकता था। लेकिन मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे दिल में आखिर क्या है, कितना गंद भर रखा है तुमने तुम्हारे इस छोटे से दिल में। लेकिन जिसे तुम प्यार के नाम पर मेरे आगे परोस रही हो ना, उसे मेरी नज़रों से देखोगी तो सिर्फ और सिर्फ हवस ही नजर आएगी। कहते हुए उसने बारी बारी से उसकी आंखों में झांक कर देखा। उसने उसके हाथों को अपनी शर्ट से हटा दिया था। सलोनी गुस्से से दोबारा उसकी तरफ बढ़ी और उसकी शर्ट को खींचते हुए बोली, मुझे इस प्यार की फ़िलॉसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ तुम में है। और मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पाकर रहूँगी। जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हें पाने का ख्वाब देख रही हूँ। तुम्हारे घर रिश्ता भी भिजवाया पापा से, और सलोनी की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो वो पूरी ना करे। तुम्हें तो किसी भी कीमत पर मेरा होना ही होगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी मतलब कुछ भी। उसने भी अपनी आग उगलती आंखों से आर्यवीर को घूरते हुए कहा, सोचना भी मत। इस जन्म में तो क्या आर्यवीर, किसी भी जन्म में तुम्हारा नहीं हो सकता। मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ अवनी है और हर जन्म में वही रहेगी, और किसी का ख्वाब बनने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की हकीकत बनना है मुझे। और अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की जिससे मुझे या अवनी को कुछ भी हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें अपनी गलती सुधारने का। सोच समझकर फैसला कर लेना, इसके बाद तुमको मौका नहीं मिलेगा, सीधे सज़ा मिलेगी, सज़ा। कहकर उसने एक बार फिर उसको दूर झटक दिया। पूरा लाउंज एकदम शांत हो गया। सलोनी के दोस्तों के चेहरे उतर चुके थे। उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि जो कहानी सलोनी उन्हें सुनाती रही थी वो शायद सच नहीं थी। आर्यवीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आज और अभी सबके सामने मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। मेरी पत्नी मेरे जीवन का सम्मान है और किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो इसके बारे में झूठ फैलाए। सलोनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुमसे प्यार किया था। प्यार? आर्यवीर कटु हंसी हंसा। प्यार किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना नहीं होता। प्यार किसी को फंसाने की कोशिश नहीं होता। प्यार किसी की पत्नी को नीचा दिखाना नहीं होता। प्यार तो अपने प्यार को खुश देख कर खुश रहना होता है। हर शब्द सलोनी के चेहरे का रंग उड़ाता जा रहा था। तुमने जो किया वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ स्वार्थ था। अब सलोनी सिर झुकाकर खड़ी थी। आर्यवीर ने अंतिम बार उसकी तरफ देखा। आज के बाद मेरा नाम अपनी किसी कहानी में इस्तेमाल मत करना, और मेरी पत्नी का नाम अपनी जुबान पर लाने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि विश्वास जीतने में साल लगते हैं और सम्मान खोने में एक पल। इतना कहकर वो मुड़ा। कुछ कदम चलने के बाद रुका, बिना पीछे देखे बोला, और एक बात, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि सच सामने आने में देर हो सकती है, लेकिन वो आता ज़रूर है। इसके बाद वो लाउंज से बाहर निकल गया। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया था। सलोनी वहीं खड़ी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने जिस खेल को अपनी जीत समझा था वही उसके सबसे बड़े अपमान का कारण बन गया था। और आर्यवीर अब सीधा क्लब से बाहर आकर अपने गाड़ी में बैठा और निकल गया। इधर खुराना मेंशन। आर्यवीर के घर छोड़कर जाने के बाद अवनी जैसे किसी मशीन की तरह अपने कमरे तक पहुंची थी। पूरे रास्ते उसने खुद को संभाले रखा था, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ उसकी सारी हिम्मत टूट गई। वो धीरे से बिस्तर पर बैठी, फिर लेट गई और छत को देखती रही। उसके दिमाग में एक साथ ना जाने कितनी बातें घूम रही थी। आर्यवीर की बातें, उसका अचानक बदलता व्यवहार, उसका माफ़ी मांगना, और फिर उसी के साथ उसका ये एहसास कि चाहे कुछ भी हो जाए उनके रिश्ते की शुरुआत तो एक ज़बरदस्ती से हुई थी। इन सब के बीच कब उसकी आंखों के बहते बहते आंसू तकियों को भिगो गए और कब रोते रोते उसे नींद आ गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो शाम हल्की हल्की ढलने लगी थी। कुछ पल वो यूं ही लेटी रही, फिर उसे महसूस हुआ कि उसे भूख लग रही है।
वो उठी, बाथरूम में जाकर चेहरा धोया, खुद को थोड़ा संभाला और नीचे आ गई। नीचे पहुंचते ही एक सर्वेंट उसके पास आई और बोली, छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन की एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। वो उन्हें देखने हॉस्पिटल गई हैं। जाते समय उन्होंने कहा था कि जैसे ही आप उठे मैं आपसे पूछ लूं कि आपको नाश्ते में क्या चाहिए। अवनी कुछ क्षण चुप रही, फिर धीमे से बोली, कुछ नहीं, बस एक कप चाय बना दीजिए, थोड़ा सर दर्द है। जी छोटी मालकिन। सर्वेंट वहाँ से चली गई और अवनी डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो सामने रखे खाली टेबल की ओर देख रही थी, पर वास्तव में कुछ भी नहीं देख रही थी। तभी ऊपर से विक्रम जी नीचे आए। उन्होंने अवनी को देखा और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन अवनी को जैसे उनके आने का एहसास तक नहीं हुआ। अवनी बेटा, उन्होंने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। अवनी, इस बार भी वो नहीं चौंकी। तब विक्रम जी ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिए। अवनी बेटा, अचानक वो जैसे किसी गहरी सोच से बाहर आई। हड़बड़ाकर उसने सामने देखा। उसकी आंखों में ऐसा डर और घबराहट थी कि विक्रम जी का दिल कसकर सिकुड़ गया। उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबरा क्यों गई? कोई बात है क्या? अवनी ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उठने लगी। अवनी उठने लगी क्योंकि विक्रम जी को उसके साथ बैठना पसंद नहीं था, लेकिन विक्रम जी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, बैठो। उनकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे शर्मिंदा मत करो। अवनी रुक गई। उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा। अगले ही पल विक्रम जी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो बेटा। अवनी की आंखें हैरानी से फैल गई। डैड, नहीं नहीं बेटा, आज मुझे बोलने दो। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपनी गलतियों को कभी माना ही नहीं। मैं हमेशा खुद को सही समझता रहा। उस दिन तुमने मुझे मेरी सच्चाई का आईना दिखाया था। जिस लड़की को मैं इस घर की बहू मानने से इनकार करता रहा, अगर वो चाहती तो मेरे और मेरे बेटे के बीच की दूरियों को हमेशा के लिए खाई बना सकती थी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरा साथ दिया, मेरी गलतियों को नज़रअंदाज किया। मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ बेटा। मैंने तुम्हारे पिता को भी जेल भिजवा दिया और फिर भी तुमने मुझे माफ़ करने का दिल रखा। उनकी आवाज़ टूट गई। मैं नफ़रत में अंधा हो गया था। पहले पैसे कमाने की ज़िद में अपने बेटे को दुश्मन बना बैठा और फिर स्टेटस के घमंड में तुमसे नफ़रत करने लगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अवनी की आंखें भर आई। उसने धीरे से आगे बढ़कर उनके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और उन्हें आगे कर लिया। पापा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। बेटियों का गुरूर उनके पापा से जुड़ा होता है और पापा बेटियों के सामने हाथ जोड़कर अच्छे नहीं लगते। उन्हें हक से डांटते हुए अच्छे लगते हैं। ये कहते हुए उसने उनके दोनों हाथ अपने माथे से लगा लिए। बस इतना सुनना था कि विक्रम जी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आई एम सॉरी बेटा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत बुरा भला कहा, और तुम इतनी प्यारी बच्ची हो। अवनी अब तक खुद को संभाले हुए थी, लेकिन ये प्यार उसके टूटे हुए दिल पर ऐसा लगा कि उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। ये सिर्फ विक्रम जी की वजह से नहीं रो रही थी। उसके भीतर बहुत सारे दर्द जमा थे और आज जब इतने दिनों बाद उसे एक पिता का स्नेह मिला था तो वो उन भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी। तभी पीछे से एक नाटकी आवाज़ आई। अरे वाह बेटा, मुझे भी कोई याद कर ले, कोई मुझे भी एक कप चाय पिला दे, थोड़ा प्यार से हक जमा ले तो मेरा भी जीवन सफल हो जाए। दोनों ने पलट कर देखा। दिग्विजय जी खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें भी नम थीं। उन्होंने अपने बेटे को अपनी गलती स्वीकार करते हुए देख लिया था। वो समझ गए थे कि बरसों से इस घर में जो कड़वाहट की परत चढ़ी हुई थी, आज उसमें पहली दरार पड़ चुकी है। अवनी तुरंत विक्रम जी से अलग होकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसके गाल अब भी आंसुओं से भीगे हुए थे। विक्रम जी ने मुस्कुराकर उसके चेहरे से आंसू पोंछे और बोला, वो मैं क्या कह रहा था पापा, अगर बेटी के हाथ की कड़क मसालेदार अदरक वाली चाय मिल जाए ना तो शायद ज़िंदगी और भी खूबसूरत बन जाए। अवनी ने दोनों की तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई।
तभी दिग्विजय जी तुरंत बोले, नेकी और पूछ पूछ पर खुरदार। अवनी ने हल्के से सिर हिलाया। मैं अभी लेकर आती हूँ दादू। और वो किचन की तरफ चली गई। उसके जाते ही विक्रम जी कुछ पल वहीं खड़े रहे, फिर अचानक आगे बढ़े और दिग्विजय जी के पैरों में झुक गए। दिग्विजय जी एक पल के लिए चौंक गए। विक्रम, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रख दिया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। अब इस घर में खुशियाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। विक्रम जी की आंखों में आंसू बह निकले। पापा, मैं आपका भी गुनहगार हूँ। मैंने आपको भी बहुत दुख दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। बुढ़ापे में आपका सहारा मुझे बनना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको तकलीफ़ दी। ये कहते हुए वो अपने पिता के गले लग गए। दिग्विजय जी ने उन्हें कसकर सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसुओं में बरसों का दर्द, पछतावा और राहत सब कुछ धुल चुका था। उस पल खुराना हाउस की दीवारों ने शायद पहली बार इतने सालों बाद एक परिवार को फिर से एक दूसरे के करीब आते देखा था। शाम की हल्की सुनहरी रोशनी पूरे ड्राइंग रूम में फैली हुई थी। डाइनिंग एरिया में एक ऐसा दृश्य था जो शायद इस घर ने बरसों बाद देखा था। दिग्विजय जी, विक्रम जी और अवनी एक ही टेबल पर बैठे थे। सामने चाय के कप रखे थे और बीच बीच में हल्की हंसी की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। अवनी अभी कुछ देर पहले तक रो रही थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। दिग्विजय जी ने जानबूझकर अपने पुराने किस्से सुना रहे थे और विक्रम जी बीच बीच में अपनी सफाई देने लगते तो दोनों उन्हें छेड़ने लगते। कई सालों बाद ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की दीवारों में फिर से अपनापन लौट रहा हो। तभी मुख्य दरवाज़ा खुला और नैना जी अंदर आई। उनके हाथ में पर्स था और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सामने बैठे तीनों पर पड़ी, उनके कदम वहीं ठिठक गए। कुछ क्षणों के लिए वो बस उन्हें देखती रह गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य उतर आया। सामने विक्रम जी बैठे थे, जिनके चेहरे पर वर्षों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। दिग्विजय जी के चेहरे पर संतोष था और अवनी, वो उन दोनों के बीच बिल्कुल एक बेटी की तरह बैठी थी। ये दृश्य देखकर नैना जी का दिल भर आया। उनकी आंखों में अनजाने ही नमी उतर आई। शायद उन्होंने बहुत दिनों से इस पल का इंतजार किया था। तभी अवनी ने उन्हें देखा और तुरंत अपनी कुर्सी से उठ गई। माँ, आप आ गईं। वो जल्दी से उनके पास पहुंची। आपकी फ्रेंड कैसी हैं? अब ठीक है ना? नैना जी अभी भी उन तीनों को देखकर जैसे खोई हुई थी। उन्होंने एक बार फिर पीछे टेबल की तरफ देखा और फिर अवनी की तरफ देखकर बोली, हाँ हाँ बेटा, अब ठीक हैं। उनकी आवाज़ हल्की सी भर्रा गई थी। मॉम, आपके लिए भी चाय लेकर आऊँ? अवनी ने प्यार से पूछा। नैना जी ने उसके चेहरे को कुछ पल देखा। इस लड़की ने सच में इस घर को छोड़ दिया था। जहाँ लोग बरसों तक नहीं कर पाए, वहाँ इसने कुछ महीनों में कर दिखाया था। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बेटा, तुम बैठो, बातें करो, मैं बस थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। यह कहते हुए उनकी नज़र दिग्विजय जी पर गई। दिग्विजय जी समझ गए कि वो क्या पूछना चाह रही हैं। उन्होंने हल्के से अपने पलकों को झुकाकर मुस्कुराते हुए इशारा किया। सब ठीक हो गया है। बस इतना सा इशारा था, लेकिन नैना जी के चेहरे पर लंबी और सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उनकी आंखों में चमक आ गई। बिना कुछ कहे वो धीरे से अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। उनके जाते ही कुछ देर के लिए फिर से टेबल पर हल्की बातचीत शुरू हो गई। तभी अचानक विक्रम जी ने चाय का कप नीचे रखा और नैना जी की जाती हुई दिशा में देखते हुए पूछा, नैना, राजवीर कब आएगा? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये सवाल सुनते ही नैना जी के कदम रुक गए। उन्होंने पलटकर देखा। उनकी आंखें पहले से ही नम थी। आज का दिन जैसे उनके लिए बहुत सारी खुशियां एक साथ लेकर आया था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कल तक आ जाएगा। आज सुबह ही बात हुई थी मेरी उससे। इतना कहते कहते उनकी आंखों में फिर नमी उतर आई। दिग्विजय जी ने संतोष से आंखें बंद कर ली। विक्रम जी ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिए और अवनी, वो उन सबको देख रही थी। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि शायद टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने में वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन जब दिल साफ हो जाए तो दूरियां हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकती है। उस पल चाय की महक, अपनों की हंसी और आंखों की नमी सब मिलकर उस घर को एक बार फिर परिवार बना रहे थे। लेकिन अभी भी दो दिल में दूरियां थीं जो एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे।
आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों को एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि आजकल यूट्यूब में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिससे कि वीडियो अपलोड करने में एक एक दिन 2-2 दिन लग जा रहा है। अब ये क्या प्रॉब्लम है और कब तक सही होगी, मैं कुछ भी बता नहीं पाऊँगी। इसलिए जिस टाइम जब कभी भी आप लोगों को वीडियो मिल जाए, आप लोग एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल पर आकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आया है या नहीं, क्योंकि मैं देख रही हूँ नोटिफिकेशन भी दूसरे दिन तक पहुँच रहा है। इस सब चीज़ों में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरा काम बस वीडियो बनाना और अपलोड करना है, बाकी आप लोगों तक पहुँचाना, ये सब यूट्यूब का काम है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात को समझोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।